भैया भूख नहीं लगती थी मुझे। मेरा 15 किलो वजन कम हो गया होगा बोर्ड्स के दौरान। 10th के एंड में तो मैं कुछ ज़्यादा ही यूट्यूब देखने लगा था, मतलब थोड़ा ज़्यादा ही, मतलब आप जौन से यूट्यूबर का नाम बोलोगे मैं उसे देखता था। और ऐसा भी नहीं आप कम कर सकते हो, 0 ही करना पड़ेगा। मुझे कम का कॉन्सेप्ट समझने नहीं आता, 0 करो उस टाइम। लोग ये नहीं समझते कि ये जो इंसान है ये टेम्परेरी, ये परमानेंट नहीं है। सो हाय गाइज, अभी हम लोग इस चैनल पे जनरली इंटरव्यूज़ उतने अपलोड नहीं करते हैं बिकॉज वी थिंक कि सभी लोगों का जो मार्क्स है हमारे हिसाब से अच्छा है। बट टुडे आई हैड अ वेरी स्पेशल स्टोरी दैट आई वांट टू शेयर विथ ऑल माय क्लास 11 स्टूडेंट जो कि अभी 12 में जा रहे हैं। एंड दिस स्टोरी इज़ फ्रॉम वैभव। वैभव ने हाल ही फिलहाल अपने जो हमारा बोर्ड्स एग्जाम हुआ उसका रिजल्ट आया एंड ही स्कोर्ड 96 अबव परसेंटेज विच इज़ अ वेरी बिग डील इन PCM स्पेशली साइंस। और जो वैभव की स्टोरी थी आई थिंक कि बहुत सारे 11th के बच्चे जिनकी स्टोरी अभी सेम होगी, तो इसीलिए आप लोगों को इस इंटरव्यू को पूरा देखना चाहिए। आप इसको 1.5x पे स्विच कर सकते हैं और भी बेटर एक्सपीरियंस के लिए, अगर आपको अपना कम टाइम वेस्ट करके ज़्यादा चीज़ें को एब्जॉर्व करना है तो हाय वैभव, क्या हाल है? हेलो भैया, बढ़िया सब। आप कैसे हो भैया? मैं बढ़िया हूँ। मैं और वैभव बहुत दिन से हम लोग ये सोच रहे थे कि कैसे हम लोग इस इंटरव्यू को प्रोसीड कर सकते हैं, और काफ़ी तामझाम के बाद फाइनली वी हैव डिसाइडेड कि कैसे करना है ये चीज़ें। भाई वैसे DP में भाई तू बहुत छोटा लग रहा था, ऐसे रियल में यू लुक लाइक अ 12th गाय, मतलब जिसने 12th पास कर लिया है। जी भैया बहुत पुरानी DP लगा रखी है वो। हाँ वो मैंने देखी, मेरे को लगा ऐसा। तो कहाँ से वैभव? भैया मैं वैसे इंदिरापुरम में, वैसे मेरे मम्मी पापा यूपी से हैं, पर मैं इंदिरापुरम में रहता हूँ और स्कूल नोएडा में है। तो ये हमने पहले बात करी थी। देखो सबसे पहली बात है कि 11th का प्रोसेस जानने के लिए सबसे पहले ऐसा 10th का मार्क्स पूछना नहीं चाहिए, मतलब उसकी कोई नीड नहीं है, बट ऐसे ही मैं पूछूंगा कि तुम्हारे 10th में कितने आए थे, एक बार बता दो। भैया 10th में 98% आए थे। तो अगर मैं कहूँ तो वैभव इज ए स्टूडेंट जिन लोगों के 12th जो है वो पहला इन लोगों का बोर्ड एक्सपीरियंस है, लाइक जो एक्चुअल बोर्ड इन्होंने दिया है। बाकी इनके एकेडमिक के हिसाब से दिया जाता है, और ही वाज अ ब्राइट स्टूडेंट टिल 10th। इसका एकेडमिक्स काफ़ी अच्छा था, तो स्कूल इसको इतने मार्क्स देगी ही देगी, ऑफकोर्स ये बात है। वो उसी हिसाब से जज हो रहा था ऑन द बेसिस ऑफ प्री बोर्ड एंड अदर मार्क्स। हाँ, तो सबसे पहला ये बताओ कि जो वो 10 से 11 का स्विच था वो कैसा लगा था, मतलब अचानक इतना ज़्यादा लेवल बढ़ जाता है जो। भैया पहले तो जब हमारे 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम एकदम से कैंसिल हो गए, कि लग नहीं रहा था ऐसा हो भी सकता है, पर हो गया। फिर आई थिंक हमारा मई में स्टार्ट हुआ था 11th का, हुआ और एकदम से ही, मतलब हम तो 10th के हिसाब से ही पढ़ रहे थे। एक्चुअली ज़्यादातर बच्चे 11th पे फोकस ही नहीं कर पा रहे थे कि 10th का रिजल्ट कब आएगा, 10th का रिजल्ट कब आएगा। और फिर जैसे ही 10th का रिजल्ट आया उसके जस्ट 1 महीने बाद हमारे 11th के मिड सेम, मतलब विद इन 3 महीने हाफ ईयरली आ गया हमारा। तो वहाँ पे भैया बस जैसे तैसे करके हम सब ने करा वो। फिर मतलब स्टार्टिंग की थी 11th थोड़ी मतलब ख़राब हो गई थी, पर आखिर में आते आते संभाल लिया था। ये है कि 11 के साथ क्या सीन होता है ना गाइस, जनरली जब आप 10 से 11 में स्विच करते हो, ये एक बहुत बड़ा स्विच है। लोग इसको रियलाइज़ नहीं कर पाते, बट दिस इज़ अ वेरी बिग स्विच अकॉर्डिंग टू मी। क्योंकि भैया आप पढ़ रहे होते हैं 2-3, मतलब अगर ऑन स्केल ऑफ 10 कहा जाए तो 2-3 पढ़ रहे होते हो, डायरेक्ट 9 आ जाता है आपके पास। अच्छा, कंपेरेटिवली एक चीज़ बताना, 11 वॉज ईजियर या 12 वॉज ईजियर? भैया 12th। क्योंकि ये जनरली वही स्टूडेंट बोल पाते हैं जिन्होंने 11th में एक्चुअली में पढ़ा हो थोड़ा मोड़ा, मतलब उनको आइडिया हो कि उन्होंने क्या पढ़ा, राइट? जी भैया। तो मेरे को एक चीज़ बताना, मैं उतना ज़्यादा बिलीव नहीं करता इस चीज़ में कि कोई एक स्पेसिफिक बुक ही किसी इंसान को बोर्ड्स के अच्छे मार्क्स दिलवा सकती है ना? बट तुम्हारे बेसिक बुक्स क्या थे जो तुमने यूज़ करे हैं इन योर 11th एंड 12th बोथ? मतलब ऐसे बुक्स स्पेशली बताना जो तुमने 11th में यूज़ करे हो और 12th में तुमने बोला कि इसको नहीं करना अब। भैया 11th में तो मैं सोच रहा था मैं सारे बुक्स ही लगा दूंगा, हर चीज़ कर दूंगा मैं भैया, पर वो एक्चुअली में पॉसिबल नहीं हो पाता। थोड़े बुक से थोड़ा बनाए, थोड़े बुक से प्रदीप ले ली, प्रदीप से एक चैप्टर बना रखा है, फिर HC वर्मा से एक चैप्टर कर रखा है, मतलब पर पूरी तरीके से कोई एक बुक नहीं हो पाती। फिर मैंने एंड में वही डिसाइड करा कि NCERT एक बढ़िया से करते हैं, और जहाँ पे मैं ट्यूशन पढ़ता था वहाँ पे वो लोग असाइनमेंट्स देते थे, तो उन असाइनमेंट्स को बढ़िया से कराता। तो 11th में भी मेरी एक बढ़िया मतलब डिसेंट परसेंटेज आ गई थी उससे, मतलब जबकि पहला स्टार्टिंग का खराब था बट स्टिल आ गई थी। और 12th में कौन से बुक्स करे फिर? भैया 12th में मैथ्स में तो NCERT, और मेरे जो ट्यूशन के टीचर थे वो मुझे RD शर्मा के सिलेक्टेड क्वेश्चंस करवाते थे खुद से, एक वो हो गया। फिजिक्स में NCERT फिर से,
और जो मेरे ट्यूशन टीचर थे वो मुझे असाइनमेंट्स देते थे, और वो असाइनमेंट्स में क्या होता था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एस.एल. अरोड़ा के क्वेश्चन इंक्लूडेड होते थे, क्योंकि वैसे अगर आप एस.एल. अरोड़ा करने जाओ तो वो 2000 पेजेस की बुक है, वो करना वैसे पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। फिर केमिस्ट्री में फिर से एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए थे 10-12 साल के, तो उससे हो गया था। परफेक्ट। एक चीज़ मेरा सवाल था बहुत ही अच्छा, और वो ये था कि जैसे कोई भी बच्चा जिसने 11th पूरा वेस्ट कर दिया हो, ठीक है, मतलब कुछ नहीं पढ़ा, उसको 11th का कुछ नहीं आता, तो तुम्हारा क्या सजेशन रहेगा कि 12th में जाने से पहले या फिर 12th को स्टार्ट करने से पहले उसको क्या करना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग 12th? भैया एक तो केमिस्ट्री में जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हाइड्रोकार्बन्स, अगर ये 2 चैप्टर बच्चा अच्छे से कर ले, मतलब हर एक क्वेश्चन आता है, उसकी 12th की केमिस्ट्री बच जाएगी, क्योंकि केमिस्ट्री में 12th में कुछ है नहीं, बस ऑर्गेनिक है, और फिजिकल में तो हम मैथ्स वाले कर लेते हैं वैसे ही थोड़ा बहुत, और इनऑर्गेनिक तो सब आखिर में रटते ही हैं। तो एक तो केमिस्ट्री के लिए जीओसी और हाइड्रोकार्बन, और अगर टाइम बचे तो थोड़ा बहुत केमिकल बॉन्डिंग देख लेना, बस इतना, और ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है। मैथ्स में एक लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स चैप्टर है, वो करना पड़ेगा, उसमें लिमिट्स काम है कैलकुलस में। हाँ, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में स्पेशली एक आता है चेन रूल डिफरेंशिएशन में, बिना उसके कुछ है ही नहीं, एक वो कुछ है ही नहीं, ऑब्वियस। पीएनसी और प्रोबेबिलिटी, बस इस मैथ्स में भी एज सच और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, और सब हो जाएगा। और फिजिक्स में ऑसिलेशन एंड वेव्स, अगर ये 2 चैप्टर कर लिए तो ना आप एसी और ईएम वेव्स आराम से पकड़ लोगे 12th में, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अगर रेलेवेंसी की बात करें तो सबसे सही चीज़ जो है यार, मेरे को ये लगती है कि 9 वाज मोर रिलेवेंट टू 11, क्योंकि ये फोर्स, न्यूटन, लॉ ऑफ मोशन, ये सब चीज़ों के अराउंड इवॉल्व करता था, 11 और 9 दोनों। और अगर 10 की बात करें तो डैट वाज मोर अबाउट ऑप्टिक्स, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी, जो कि सेम आपको 12 में भी पढ़ना होता है, थोड़ा वास्ट करके, है ना। तो मेरा एक जेन्युइन मतलब सजेशन आप सभी लोगों के लिए यही रहेगा, जितने भी टॉपिक्स वैभव ने अभी बताए हैं, दोज आर द मोस्ट रिक्वायर्ड टॉपिक्स जो कि आपको आने ही आने चाहिए इफ़ यू रियली वांट टू गो टू 12th। और इनको करने में ज़्यादा समय नहीं आएगा यार, आई थिंक ये 1 महीने में आराम से कोई भी बच्चा कर सकता है, अगर वो चाहे तो 15-20 डेज मोर देन सफिशिएंट है। तो ये है कि अगर आप लोग 12th में जा रहे हो और आपने अपना क्लास 11th को वेस्ट कर दिया है, तो जितने भी टॉपिक्स वैभव ने बताए हैं उसको मैं एक नोट बना के नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर कोई कमेंट में कर देना यार, कोई बच्चा उसको नोट करके कर सकता है बहुत ही आराम से, ठीक है। चलो, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपका जो ट्यूशन था, जिसमें आपने ट्यूशन करा, इट वॉज अ लोकल ट्यूशन या फिर कोई एक इंस्टीट्यूट था जो कि ब्रांडेड इंस्टीट्यूट होते हैं ना जाने वाले, वो? भैया लोकल ट्यूशन। और अकॉर्डिंग टू यू, मतलब तुम्हारे काफ़ी दोस्तों ने ब्रांडेड इंस्टीट्यूट में भी एडमिशन लिया होगा, ऑब्वियस सी बात है, तो व्हाट डू यू थिंक कि दोनों में से रिव्यू ज़्यादा अच्छा कौन सा है तुम्हारे लिए? भैया वैसे मैं अपने पर्सपेक्टिव से बताऊं तो बहुत बच्चे ऐसे हैं, मुझे याद है जब हमारे 12th के प्री बोर्ड्स आए थे तो तब जेई का अनाउंस हो गया था कि फर्स्ट अटेम्प्ट जनवरी एंड में है, तो बहुत बच्चों ने अपने प्री बोर्ड्स ही छोड़ दिए थे कि हम जेई के लिए पढ़ रहे हैं, जेई के लिए पढ़ रहे हैं, पर एक्चुअली में उनका जेई के फर्स्ट अटेम्प्ट में भी अराउंड 75 परसेंटाइल 70 परसेंटाइल है, और कहीं ना कहीं उनके बोर्ड्स पे भी असर पड़ा। और मैं खाली बोर्ड्स का ही कर रहा हूँ, मैं तो बोलता था क्लास में कि मैं बोर्ड्स एस्पिरेंट हूँ, लोग जेई एस्पिरेंट, मैं बोर्ड्स एस्पिरेंट हूँ, ऐसे। तो मतलब मेरे बोर्ड्स में अच्छे आ गए, जेई में मेरे कंपेरेटिवली थोड़े कम रह गए, मतलब उन लोगों से ज़्यादा है, 84.2 थे, मतलब डिसेंट है, पर ठीक हो गया। सो जैसे 12th में लोग जाते हैं तो उनका एक कन्फ्यूज़न रहता है डैट, बहुत सारे लोग हैं जो जेई नीट की तैयारी करते हैं और उसके साथ बोर्ड्स भी करते हैं। मैं हमेशा एक चीज़ बोलते आ रहा हूँ, अगर आप मेरे को फॉलो तो आप कर ही रहे हो, तो आपको पता होगा कि मैंने हमेशा से एक चीज़ बोली है कि बोर्ड्स को कभी पीछे मत छोड़ना, क्योंकि ऑनेस्टली वो एक कहते हैं ना बैकबोन है। काफ़ी बच्चे ऐसे, पिछले साल तुमने देखा होगा यार, ऑब्वियसली न्यूज़ में आया था 75% रूल आ गया था ड्रॉपर्स के लिए भी, क्या हाल हुआ था। क्योंकि भाई बोर्ड्स में, मतलब नॉर्मली मैं भी कोचिंग कर रहा था जेई का, तो उसमें यही बताते थे बोर्ड्स मत देखो, 75 ले आओ, काम खत्म, उसका कोई काम नहीं है। बट आई थिंक कि बोर्ड्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, आई थिंक दिस। और मैं तुमसे एक चीज़ बहुत ही ऑनेस्टली पूछना चाहूँगा, इज एनसीईआरटी सफिशिएंट फॉर बोर्ड्स? मतलब अगर सिर्फ एनसीईआरटी से बच्चा स्टिक रहता है 12th में तो क्या वो कर लेगा? भैया अगर खाली एनसीईआरटी तो आप 85 to 90 के बीच में आराम से आ जाओगे। मतलब एनसीईआरटी मैं बोल रहा हूँ अगर आपने 4-5 बार करी हुई है, और उसके ऊपर आपकी खुद की डेडिकेशन है, लाइक आप कोई एक्स्ट्रा बुक्स कर रहे हो, आप कितना रिवीजन कर रहे हो, कितने सैक्रिफाइसेस कर रहे हो, वो उसके ऊपर आपकी खुद की है। वरना 90 हिट कर पाना एनसीईआरटी से मतलब आसान है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं हो सकता, अनलेस कि आपकी किस्मत बहुत ही खराब हो। अगर हम लोग बात करें इस साल के 12th बोर्ड्स की, ठीक है, तो क्योंकि वो पहला बोर्ड्स था, तो बोर्ड्स के पहले जो फीलिंग आती है वो एक बार बताओ कि कैसी फीलिंग होती है वो? भैया
भूख नहीं लगती थी मुझे। मेरा 15 किलो वजन कम हो गया होगा बोर्ड्स के दौरान। रात को नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, मतलब अंदर से ही ना थोड़ी अनईजीनेस रहती थी कि पहली बार दे रहे हो इतना बड़ा एग्जाम। मतलब हर बोर्ड एग्जाम में भले ही कितनी अच्छी तैयारी हो, पर अंदर से लगता है कि जैसे जेई आप देने जा रहे हो, जेई में है, अगर नहीं हुआ चलो ड्रॉप ले लेंगे, एक और अटेम्प्ट है। बोर्ड में ऐसा कुछ नहीं है, वो डू और डाई है उधर। कुछ नहीं है, डू और डाई है, पॉइंट है। तो आई थिंक कि मेरे हिसाब से अगर एक सजेशन होगा तो एक छोटा सा, आई थिंक एक मेजर सजेशन होगा कि आप लोगों को बोर्ड्स को भी एक तरीके से फोकस करना चाहिए। अगर आप यहाँ पर एक बहुत ही गौर से देखोगे, वैभव ने एक पॉइंट बताई थी दैट वो पूरी तरह से बोर्ड्स पे था और उसके काफ़ी दोस्त थे जो जेई पे ज़्यादा फोकस थे। बट अगर हम लोग इस चीज़ को अगर स्पेसिफिकली लेके चले तो इवन ही मैनेज टू स्कोर मोर दैन हिज फ्रेंड जो कि जेई की तैयारी कर रहे थे स्पेसिफिकली। तो मेरे हिसाब से अगर आप बोर्ड्स की एक डिसेंट तैयारी करते हैं, क्योंकि सिलेबस की काफ़ी रिलेवेंसी है, तो आपका थ्योरेटिकल पार्ट ऐसे ही क्लियर होता है। ऑल यू हैव टू डू इज कि एक्स्ट्रा 2 घंटे हर चैप्टर के न्यूमेरिकल लगा लो, यू आर ईजी, मतलब तुम ईजिली जेई भी फोड़ सकते हो। आगे का क्या प्लान है बाय द वे 12th के बाद? अब बीटेक सीएसई में बीटेक का ट्राई कर रहा हूँ, बहुत कॉलेजेस में भरा है। अब देखते हैं इस महीने के एंड में कहाँ पे एडमिशन होता है। मेरे हिसाब से यार मेरा यही सजेशन रहेगा तुम्हें कॉलेज को लेके कि जो भी तुमको बेस्ट कॉलेज मिल रहा हो उसको लेके इसी साल निकल जाओ। क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी यार, इस साल का मैं करंट अभी तुम्हें स्टेटस बता रहा हूँ, काफ़ी सारे कॉलेज, काफ़ी बच्चे जो आईआईटीज़ में पढ़ रहे हैं तो उनसे पता चलता है। नाउ मैंने एक चीज़, मतलब ऑफकोर्स कहते हैं ना कि शॉर्टर रन में आपका अच्छा कॉलेज हो तो ज़्यादा अच्छा काम आता है, मतलब 4 साल के बाद आप मतलब ईजिली आपको एक जॉब मिल जाएगी ऐसी के। बट मैंने देखा यार एक प्राइवेट का बंदा, मतलब वो जनरली सीरियस नहीं था 12th तक, बट 12th के बाद बहुत ही ज़्यादा कुछ हुआ, उसके फादर मतलब डेथ हो गया फादर का, तो एक सीरियसनेस आ गई उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद प्राइवेट कॉलेज से लिटरली जितने भी आईआईटी वाले मेरे बच्चे हैं ना, उनसे ज़्यादा पैकेज वो उठाया बंदा, ठीक है। तो आई थिंक कि वेर एवर यू गो बस अपना बेस्ट देना है ना। सो डिस्ट्रैक्शन क्या है 12th और 11th में जनरली? डिस्ट्रैक्शन बेसिकली 2 थे, एक सोशल मीडिया और एक यूट्यूब। मतलब 11th के एंड में तो मैं कुछ ज़्यादा ही यूट्यूब देखने लगा था, मतलब थोड़ा ज़्यादा ही, मतलब आप जौन से यूट्यूबर का नाम बोलोगे मैं उसे देखता था, मतलब 9-9 10-10 घंटे 11th में। पर फिर जब थोड़ी बहुत दिक्कत आई फिर मैंने समझा, फिर मैंने बिल्कुल बंद कर दिया। मतलब मुझे याद है 2 महीने के लिए 11th के एंड में मैं ऐसे पढ़ता था, रोज़ 10-10 घंटे पढ़ रहा हूँ, कोई यूट्यूब नहीं, कोई गाने भी नहीं सुनता था, कोई बाहर का खाना नहीं, कोई कुछ नहीं। फिर जाके मेरे 11th में बढ़िया। और 12th में भी एग्ज़ाम, जैसे एग्ज़ाम आने वाले हैं, सितंबर में एग्ज़ाम है, तो अगस्त से ही मैंने ये स्टार्ट कर दिया, एक महीना। तो वो एक महीना से अब क्या हुआ, जैसे जब बोर्ड्स थे, मार्च में थे बोर्ड्स, तो मैं 2023 में मैंने ना कोई सोशल मीडिया, ना ही यूट्यूब, ना ही गाने, कुछ तो मैं वो कर पाया, तो उसका कहीं ना कहीं मुझे रिजल्ट्स भी मिले। तो वही बात है कि जैसे और लोग थे मेरे, उन्हें और डिस्ट्रैक्शंस थे, पर वो उसे ओवरकम नहीं कर पा रहे थे, तो इफेक्ट पड़ेगा वो चीज़ का। तो डिस्ट्रैक्शंस को, और ऐसा भी नहीं आप कम कर सकते हो, ज़ीरो ही करना पड़ेगा। मुझे कम का कॉन्सेप्ट समझने नहीं आता, ज़ीरो करो उस टाइम पे फिर। हाँ देखो, पॉइंट ये बहुत अच्छी बोली इसने। मतलब अगर आप कितना भी चाहोगे ना कि आप सोचोगे कि आई विल बी लिमिटेड टू कि मैं 2 घंटे फ़ोन चलाऊंगा और उसके बाद मैं फ़ोन रख दूंगा, ये नहीं हो पाता है, ठीक है। वो 2 घंटा जब खत्म होने वाला रहेगा ना, तब आपको एक कोई इंटरेस्टिंग वीडियो दिख जाएगी, फिर आप उसके पीछे रिसर्च करने लग जाओगे, 1 घंटा और बर्बाद होगा। तो ये ज़ीरो करने वाला कॉन्सेप्ट मेरे को बहुत सही लगा। मतलब मैं ये जनरली कहता हूँ कि ऐसा त्याग देना भी ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि अगर आप डिसेंटली और ऑनेस्टली अगर उसको यूज़ कर रहे हो तब तो ठीक है, जो कि जनरली मतलब वो तो पॉसिबल ही नहीं है यार। एक 16 से 18 साल के बच्चे से वो तो हो ही नहीं सकता। वो एक 25 से 30 का कर लेगा क्योंकि उसमें सेंस ऑफ मैच्योरिटी है, लेकिन 18 से 20 वाला वो कभी नहीं कर पाएगा, ठीक है। हालांकि आजकल तो 25-30 वाले भी दिन भर फ़ोन पे लगे रहते हैं, बट स्टिल अगर बात करें इस चीज़ की। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैं तुमसे पूछूंगा, लाइक लाइफ में कोई रिलेशनशिप रहा, लाइक गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड वाला सीन? भैया नहीं, सारे दोस्त मेरे यही चिढ़ाते थे, इसीलिए 96% आया, समझ रहे हो गाइस, ये है रीज़न। क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर तुम्हारे जितने भी दोस्त हो गए जो कि रिलेशनशिप में थे, वो एक डिस्ट्रैक्शन है कि नहीं 11-12 में, क्योंकि 11-12 में ट्रेंड है भाई कि अगर तुम रिलेशनशिप में नहीं हो तो तुमको डम बोलेंगे लोग, सही बात? डिस्ट्रैक्शन है। मतलब मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो मतलब एक्चुअली में बहुत पोटेंशियल थी उनमें, और इसके चक्कर में वो पूरे मतलब जितना वो डिजर्व करते थे वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। मतलब लोग ये नहीं समझते कि ये जो इंसान है ये टेम्परेरी, ये परमानेंट नहीं है, ये कभी भी छोड़ के जा सकता है, पर जो तुम्हारी मार्कशीट है वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, भले ही उसका काम आए ना आए, पर रहेगी हमेशा। हाँ हाँ ये बहुत सही था, ये बहुत सही था,
टेम्प्रोरी और परमानेंट वाला। लेकिन देखो यार मतलब अब हम लोग तो यार 2023 में आ चुके हैं, काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं लाइफ में। ऐसा भी नहीं है डैट वो करो ही ना, वो भी नहीं हम लोग कह सकते भाई, अब सबका अपना ओपिनियन है, उस पर कुछ नहीं कह सकते भाई। लेकिन फिर भी आपको एक डिसेंसी मेंटेन करनी होगी हर चीज़ में। अगर आप एक, लेकिन यही ना रियलिटी है, अगर हम लोग रियलिटी पे जाते तो यही हो जाता है कि आप जो वो कट टू कट वाला लेके चल रहे हो ना, एक टाइम टेबल की 2 घंटे इसको देना है, 1 घंटे इसको देना है, 5 घंटे पढ़ना है, 6 घंटे रिवाइज करना है, वो हो ही नहीं सकता। मतलब ह्यूमन नेचर ही नहीं, या आप एक ही काम कर सकते हो एट दिस टाइम, मेरे को लगता है। और आई थिंक पर्सनली कि आपको मतलब अगर आप फोकस्ड हो यार तो ठीक है, नहीं तो ऐसा भी नहीं है कि आप 80% या 70% में खुश नहीं रह सकते, लाइफ में रह सकते हो। बट या इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। सब लोगों के गोल अलग होते हैं। वैभव का गोल था टू स्कोर हाईएस्ट इन द बोर्ड्स बिकॉज ही वाज डेडिकेटेड फॉर बोर्ड्स, है ना, इस वजह से। सो सबके अपने अपने सेपरेट गोल होते हैं। लेकिन अगर वैभव बात करे तो व्हाट डू यू थिंक कि वो जो एक लोगों ने बना रखा है कि तुम्हें साल के 365 दिन 6-6 घंटे 8-8 घंटे पढ़ने पड़ेंगे, क्या वो असली में बोर्ड्स में रिक्वायर्ड है कि उसका एक अलग स्ट्रैटेजी भी हो सकता है? भैया नॉट एग्जैक्टली मेरे हिसाब से कंसिस्टेंसी तो चाहिए पूरे साल। मतलब 10th में भले ही ना चाहिए हो, 11th-12th में तो बहुत मच नीडेड। मतलब ऐसा नहीं बोल रहा 12 महीने तो नहीं, पर अगर 9-10 महीने भी कंसिस्टेंटली हो जाए। मतलब अभी कोई बच्चा 12th में आया है और अभी तक उसने इतना नहीं पढ़ा है, अब जैसे कल जून स्टार्ट हो रहा है, तो जून से अपने बोर्ड्स तक अगर वो अच्छे से कर ले तो वो भी मतलब मेरे हिसाब से 95+ ला सकता है। मतलब अगर वो डेडिकेटेडली करे। पर वो है एग्जाम्स जब पास आ रहे हैं ना, तब आपको हर चीज़ छोड़नी पड़ेगी। तब आपको जैसे मार्च में एग्जाम है तो आपको फरवरी से वो स्टार्ट करना पड़ेगा। रोज 10-10 12-12 घंटे आपको हिट करने का ट्राई करना पड़ेगा रोज। और जो आपने बोला कि टाइम टेबल बनाना 2 घंटे ये 2 घंटे वो, एक्चुअली में टाइम टेबल कभी फॉलो नहीं हो पाता, क्योंकि हम ह्यूमंस हैं, हम मशीन नहीं है कि डाल दिया हमने कर लिया। ये बहुत सारी ऐसी कभी कभार बाई चांस आप लेट उठे तो इससे बढ़िया वो करता था। जैसे कल का जो मेरा टारगेट है मैं वो बना लेता था पेपर पे, मैंने बना लिया। मैथ्स में 2 चैप्टर, फिजिक्स में 1, केमिस्ट्री में 2, ऐसे करके बना लिया। और रात को सोने से पहले मैं टिक करता था, ये हो गया ये हो गया ये हो गया। और बहुत कम बार ऐसा हो पाता था कि पूरा हो रहा है, पर वो रहता था अगर नहीं होता था पूरा, चलो और कल फिर और बढ़िया से करेंगे और ट्राई करेंगे, ऐसा रहता था। ये बहुत ही अच्छी बात कही इसने कि आपको एक टू डू लिस्ट मेंटेन करना चाहिए। ये मत करो कि 3 बजे खाएंगे, 3:30 बजे नहाएंगे और 3:45 में नहा के निकलेंगे, फिर उसके बाद 15 मिनट में खाना खाएंगे। वो वाला कॉन्सेप्ट आप कर ही नहीं सकते। इससे बेसिक है कि आप एक टारगेट ले लो, दिन में कभी भी पढ़ो, उससे कोई मतलब नहीं है। दिन में, रात में, जब तुमको कंफर्टेबल लगे, बस अपने टारगेट को डिसेंटली कंप्लीट कर लो। उसके बाद ही अपना टारगेट रख लो डिनर का। जैसे मैं अपने टाइम पे करता था कि लास्ट 20 दिन में पढ़ा है भैया 12th में, तो उतना मेरे को आइडिया, मतलब उतना मैं तो बिल्कुल इसकी तरह डिसेंट बच्चा नहीं था। मतलब मैं तो कह रहा हूँ आई वॉज द वर्स्ट एट माई टाइम, मैं कह सकता हूँ ऐसा। मतलब टोटली डिस्ट्रैक्टेड स्टूडेंट मैं अपने आप को कह सकता हूँ, जिसको आगे का करियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट था उस समय कि आगे क्या करना है, और अभी जो बोर्ड्स की डूब रही है नहीं है उसको, उसके बारे में उसको कोई चिंता नहीं थी। तो मैं ऐसा बन गया था उस टाइम। और ये पता है ये 98% बच्चे हैं अगर हम लोग देखें तो, जो कि बस आगे का सोच रहे हैं और करंट सिनेरियो पे, करंट सिचुएशन पे वो लोग नहीं है। बट एक चीज़ मेरे हिसाब से मैं कहूँगा ऑनेस्टली डैट 96%, देखो अभी तुमको बहुत लोगों ने हो सकता है कि ये चीज़ बोला, और बहुत लोगों ने तुमको ऐसा डाउन टू अर्थ रखने के लिए बोला हो डैट दिस इज़ नॉट अ बिग डील, सीबीएसई में किसी का भी आता है। बट मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ ये बात कि 96% इज़ अ वेरी बिग डील, स्पेशली इन पीसीएम। ठीक है, थैंक यू भैया। लोग कितना भी कह ले यार भैया, कितना भी कह ले लोग भैया मतलब मैं आपको 3 साल से फॉलो कर रहा हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है आपने ऐसा बोला। आप फेस टू फेस ऐसा बोल रहे हो, लाइक मेरे लिए ड्रीम कम ट्रू है। मैंने अरे भाई मैंने एकदम ऑनेस्टली एक चीज़ बोली थी ना भाई कि पीसीएम, लोग कहते हैं ऐसा कि तुमने भी देखा होगा कि कॉमर्स वाले कहते हैं कॉमर्स हार्ड है, आर्ट्स वाले कहते हैं आर्ट्स हार्ड है, साइंस वाले कहते हैं साइंस से हार्ड कुछ नहीं है। बट एक रियलिटी बहुत ज़रूरी है, कॉमर्स में भी 1-2 सब्जेक्ट हार्ड है, ठीक है, आर्ट्स में भी शायद 1-2 सब्जेक्ट हार्ड हो। लेकिन अगर हम लोग साइंस की बात करें ना, स्पेशली अगर पीसीएम की बात करें, फिजिक्स भी हार्ड है, केमिस्ट्री भी हार्ड है और मैथ्स भी हार्ड है। और इसको आप तभी कैच कर पाओगे जब आप इसके लेवल की डिसेंसी मेंटेन करोगे। अच्छा एक चीज़ बताओ, लाइफ में जब ग्राफ डाउन जाता है, मतलब लगता है कि अभी कुछ क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे, कुछ आउटकम नहीं मिल रहा, उस समय कैसे अपने आप को पुश बैक कर सकता है एक स्टूडेंट 11-12 का? भैया बस मेरे हिसाब से ना, जब आप डाउन जाते हो ना, तो जिंदगी में बस 2 लोग आपका साथ देते हैं, एक आप, एक भगवान। मेरे हिसाब से ऐसा है बस, और किसी की जरूरत भी नहीं है। सच बताऊं तो जाते हो तो मतलब बेसिकली, और जब आप जाते हो ना तो बहुत बार ऐसा होता है जो लोग होते हैं, और उस टाइम ना मतलब आप जैसे अपना दोस्त समझ रहे होते हो ना, आपने अपने दोस्तों के साथ मस्ती करने में टाइम निकाल दिया,
ठीक है, और बाद में आपका थोड़ा डाउन जा रहा है, अब जब घर पे डांट पड़ेगी तब दोस्त तो बचाने नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, तो ऑब्वियस बात है। हाँ, तो उस टाइम पे बस यही कि अब जब मैं वापस जो मैं पहले था उस लेवल पे पहुंच जाता हूँ, तो वो जो फीलिंग के लिए जो वो होता है ना, मेहनत करने लगता है कि नहीं वर्थ है, करेंगे करेंगे करेंगे। और बेसिकली एक मैंने 11th में जैसे मेरा थोड़ा डाउन जा रहा था, फिर मैंने एकदम से आखिर में वो करा, तो मैंने बुक आती है एक, भैया नाम ले सकता हूँ बुक का? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरिहंत की ऑल इन वन, मैंने सारे सब्जेक्ट्स की वो करी थी, और उससे अरे भाई गोल्डन। बहुत बहुत बढ़िया, उसी की वजह से मेरे 11th में 86% आए थे एंड में, और मतलब स्टार्टिंग का मेरा पूरा बर्बाद था और आखिर में 86% आ गए थे वो बुक करने से। इवन सीएस में भाई 12th में मेरे प्री बोर्ड में जितने नंबर आए थे, मैंने सीएस बिल्कुल नहीं पढ़ा था, एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ता था मैं। फिर क्या हुआ, जब सीएस का बोर्ड एग्जाम आया, 12 दिन का गैप था, उसमें मैंने ऑल इन वन ली अरिहंत की, उससे कम से कम मेरे 14-15 मार्क्स का इंक्रीज आया 12 दिनों में। ऑल इन वन भाई ये गोल्डन है, मतलब अगर आपको आपके पैसे का सही उपयोग करना है तो आप ऑल इन वन खरीदते हो, है ना। ऑल इन वन में सब कुछ रहता है यार। देखो ये कोई प्रमोशन नहीं है मेरा, तो अरिहंत से कोई टाई अप भी नहीं है, बट मैं ऑनेस्टली एक चीज़ बताना चाहता हूँ। ऑल इन वन में तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, नोट्स है, बेस्ट क्वेश्चंस है, टॉप क्वेश्चंस है, सब कुछ है भाई उसमें। कुछ मतलब पता है टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रहता है हर टॉपिक के बाद, बहुत ईजी हो जाता है उसमें। ऑल इन वन में सारी चीज़ों को करना, कोप अप करना बहुत आसान है मेरे हिसाब से। तो वो जिसने कर लिया भाई उसको तो कोई नहीं रोकेगा इन बोर्ड्स, है ना। बढ़िया, तो विश यू ऑल द बेस्ट भाई वैभव, बहुत मजा आया बात करके। आई होप कि जितने भी बच्चे हमारे, हाँ भाई 2 टिप और है, मतलब जो मैं अपनी तरफ से बताना चाहता हूँ सबको। डेफिनेटली डेफिनेटली बिल्कुल। एक भैया की एक गलती जो मैंने करी थी, मतलब गलती नहीं, मुझे ये चीज़ पता नहीं थी, अगर मैं वापस उस टाइम में जा सकता तो अब मैं ये करता कि जैसे ट्यूशन में मैं जा रहा हूँ, कोई चैप्टर हो रहा है, तो फिर मैं क्या करता, घर आके एनसीईआरटी करी, असाइनमेंट करा, बस। अगर अब मैं जाता, मैं क्या करता, एक भैया बुक आती है टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज, अरिहंत की बुक आती है पिछले 12 साल के पीवाईक्यू की, तो मैंने वो खाली केमिस्ट्री में करा था, मैथ्स और फिजिक्स में नहीं। तो अगर अब मैं जाता, मैं ये करता, वो मैं बुक खरीदता, और जैसे आज सर ने कोई एक टॉपिक पढ़ाया उसके सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू कर डाले, फिर एक टॉपिक, फिर मैं ये मैथ्स और फिजिक्स में नहीं कर पाया था, मतलब मैंने बुक ले ली थी पर आखिर में टाइम नहीं बचा था, बोर्ड्स आ गए थे। पर अब मैं जाता तो ये करता, तो मेरे मैथ्स और फिजिक्स में और सब्जेक्ट से कंपैरेटिवली थोड़े से कम है, तो वो भी उतने बढ़ जाते। और एक चीज़ और, रिवीजन के टाइम पे मैं एक चीज़ और करता था, जैसे जब मैं फॉर एग्जांपल एनसीईआरटी कर रहा हूँ मैथ्स की या किसी भी सब्जेक्ट की, तो मैं क्वेश्चन को मार्क कर लेता था 3-4 कैटेगरीज में, इजी, मीडियम, हार्ड और स्टार। कि जो क्वेश्चन मैंने करा और मुझे इजी लगा उस पर ई लगा दिया, मीडियम लगा एम लगा दिया, हार्ड लगा एच लगा दिया। और थोड़े क्वेश्चंस भैया ऐसे होते हैं ना, स्पेशली मैथ्स और फिजिक्स में, कि टीचर बोलते हैं ये सेलिब्रिटी प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन बार बार आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस पर स्टार लगा दिया। अब वो स्टार वाला क्वेश्चन इजी भी हो सकता है, मीडियम भी हो सकता है, हार्ड हो सकता है, पर आपके ऊपर है, आप अपने टीचर की बात कितनी ध्यान से सुन रहे हो, उस पर मार्क लगा रहे हो। तो जब आप पहली बार रिविजन करोगे आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। दूसरी बार करोगे तो आपको मीडियम, हार्ड और स्टार वाले करने हैं बस। तीसरी बार करोगे हार्ड और स्टार वाले करने हैं, और चौथी बार करोगे तो खाली स्टार वाले करने हैं। तो उससे रिवीजन में भी काफ़ी टाइम बचेगा। सेम रूल मैंने बताया था उस समय जब बोर्ड्स का था, तो मैंने मैथ्स में यही सेम बात कही थी कि आप मैथ्स में जब भी बनाओ तो आप स्क्वायर, सर्कल और बॉक्स कर सकते हो, जिसमें कि वो क्वेश्चन जो आपसे नहीं बन रहे हैं आप उसको एग्जाम के टाइम दोबारा करो, और वो क्वेश्चन जो आपसे एक बार में बन गए देयर इज़ नो नीड टू डू इट अगेन एंड अगेन, है ना। तो ये वाला मैंने एक बताया था। और ये मार्किंग वाली सिस्टम जो है ये काफ़ी ज़्यादा वर्क करती है इफ़ यू आर स्टिक विथ वन बुक। अगर आप एक बुक को पूरी तरह से सॉल्व कर रहे हो तो दिस इज़ अ वेरी गुड टिप, और ये आप लोग सभी के साथ अप्लाई होती है और आपको करना चाहिए। जाते जाते मैं एक चीज़ बहुत ज़्यादा कहना चाहूँगा वैभव को कि यू शुड स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल भाई। तुम्हारी कन्वर्सेशन स्किल काफ़ी अच्छी है, तुम्हारी एक्सप्लेनिंग काफ़ी अच्छी है, एंड आई थिंक कि तुम्हें भी बच्चों को गाइड करना चाहिए। इन फ्यूचर अगर कभी करो तो हमें ज़रूर बताना, वी विल लव टू प्रमोट इट, है ना, होता है ना। तो मैं कहूँगा यार कि लोगों को गाइड करना शुरू कर सकते हो, तुम अपने तरीके से लोगों को पढ़ा सकते हो, समझा सकते हो। एक ट्राई करके देखो यार, कन्वर्सेशन स्किल अच्छी है, काम भी आएगा, और कहते हैं ना कि लगेगा कि कुछ चेंज भी लाएं सोसाइटी में, और कुछ मतलब वो काफ़ी हेल्प करेगा तुम्हारी हर तरीके से, इकोनॉमिकली या फिर कह लो हर तरीके से। तो आई विल सजेस्ट यू टू स्टार्ट वन, ठीक है। आप करो, आप उसमें बताओ, या फिर आप अपने कॉलेज लाइफ को बता सकते हो, आपकी आवाज़ काफ़ी अच्छी है, आप इसको शॉर्ट्स वगैरह में भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मेरा एक छोटा सा सजेशन रहेगा
टू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल बाय योर सेल्फ। कॉलेज में जाओगे बहुत टाइम मिलेगा ये सब करने का, है ना। कॉलेज में जो बंदा क्रिएटिव है वो सबसे आगे जाएगा, तो ये बात के लिए बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार रहना, ठीक है। बहुत अच्छा लगा बात करके यार वैभव, मज़ा आया। और मैं आप सभी लोगों को कहना चाहता हूँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, ठीक है। और सभी से एक बहुत बड़ा रिक्वेस्ट रहेगा, जितने बच्चे भी 11 से 12 में आए या फिर 10 से 11 में आए, आप सभी बच्चे इस वीडियो को देखें और अपने कम से कम 5-6 दोस्तों में इसको शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह सभी में। तब तक के लिए लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो फॉर लेटेस्ट वीडियो। अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक एंड पीस, जय हिंद, वंदे मातरम।